हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग BEVAE 181 का जो इंट्रोडक्शन लेवल कर लिए थे, उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मैंने आपको बता दिया था, कैसे क्या पढ़ना है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देखेंगे। बेसिकली ये आपके जो है MCQ बेस्ड है, ठीक है। MCQ बेस्ड मतलब वही आपके ऐसे क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको टिक करना है। पता ही है आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें से देखेंगे और प्रैक्टिस करते करते हमारा और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलते देखते हैं। अब देखिए हम लोग आज करने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 1, ठीक है। आवर एनवायरनमेंट, देखिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ठीक है, क्या नहीं है, कैसे एनवायरनमेंट बना है, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है। और कमेंट जरूर करना है कुछ भी आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो 75508944, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ये है 7550894483, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप इसमें व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरीज आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरीज करा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम फोकस आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए। ये आपका यूनिट 1 पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट, पेज नंबर 7 देख लीजिएगा। आपके पास अगर है स्टडी मटेरियल, नहीं है तो कोई बात नहीं, चैनल को फॉलो करिए और यहीं से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, इंट्रोडक्शन में देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट जो जरूरत है डिस्कस करने का, वही डिस्कस करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। देखिए, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन फॉर सपोर्टिंग लाइफ। ये आप भी जानते हैं, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो सपोर्ट लाइफ को करता है। डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन फ्यू नैरो जोन ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? देखिए, अर्थ हमारे पास में, ये देखिए अर्थ हमारे पास में बहुत बड़ा है। इसका मतलब तो ये नहीं कि पूरे अर्थ में ही आपको लाइफ मिलेगी, नहीं, एक लिमिटेड पॉइंट होता है। समझ लीजिए ये इतने पार्ट में आपके नैरो जोन है, ठीक है। नैरो जोन मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता, नैरो जोन होता, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है नैरो जोन, आपको मतलब इतना सा पार्ट मान के चलिए। जो नैरो जोन में जहाँ पे लाइफ रहती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखते हैं, चलिए बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सन इज, इसकी मेन सोर्स क्या है एनर्जी की, देख लेते हैं। ये जो पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वही देखेंगे। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग वेरियस लाइफ नॉर्म। देखो, सन ही में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हर एक के लाइफ के साथ रिलेटेड है। जैसे पेड़ों को भी चाहिए होगा तो वो भी सूर्य से ही किरण लेते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, ठीक है, मिट्टी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर जाके अपना खाना बनाते हैं, वही खाना हम खाते हैं। हमारे को भी सन की जरूरत है विटामिन डी वगैरह के लिए, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो यही एक फॉर्म है। This unit being the first in the course brings out holistic meaning of word environment. In broad terms, environment includes everything external to an organism that affects in. It includes physical as well as living factors. The action and interaction of the physical and लिविंग फैक्टर्स मेक्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम। अब देखिए इकोसिस्टम क्या कहा गया, इकोसिस्टम में क्या, जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अमंग कॉल्ड इकोसिस्टम। पता ही आपको इकोसिस्टम क्या है, पता चल जाएगा यहाँ पे कि इंटरेक्शन जब होता है फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स का, ठीक है, इसको एक सिस्टम में, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज हम लोग देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल। और एक चीज देखना है, दिस यूनिट ऑल्सो फोकस ऑन हाउ we as living beings interact with other living and non-living components or the ecosystem। अब इकोसिस्टम में हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। द concept of sustainable development came into existence that explain symbiotic relationship between human being and environment। अब देखेंगे ये जो एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बीच, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं, चलिए। हाँ, ये आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है।
each and every living organism has specific surrounding or medium with it continuously interact derives sustenance, ठीक है। the word, अब यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट देखिए, सराउंडिंग इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। द वर्ड नेचुरल एनवायरनमेंट ब्रिंग्स टू माइंड ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंडस्केप। देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, लैंडस्केप आता है, सॉइल, वाटर, डेजर्ट, माउंटेन्स व्हिच आर मोर एग्जैक्टली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और abiotic influences such differences in moisture, temperature, texture of soil, air quality. It includes the biological और biotic influences in the form of microbes and animals, ठीक है। तो देखिए इसमें microbes है, animals है, बहुत सारे abiotic factors है, biotic factors हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, फिर हम घूम फिर के एनवायरनमेंट को क्या बोल सकते हैं, द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, जिसे जितने भी हमारे पास में बायोटिक एनाबायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के जितने फैक्टर्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में आपके, आपने जैसे देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में आपके सन आ जाता है, ठीक है, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, ठीक है। अब सॉइल के अंदर में आपके टेक्सचर, टेम्परेचर जो भी बताया गया है, ये सारी चीज मिला के, और हमारे हम जो है लिविंग बींग्स, ठीक है, हम जो है लिविंग बींग्स, ठीक है, और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गया, ये सारे मिला के हमारा ये सिस्टम बन जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, हम एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एनवायरनमेंट आया कहां से, वो एक बार चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखिए एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनविरॉन, विच मीन्स, एक फ्रेंच वर्ड है एनविरॉन, जिसका मतलब है एनसर्कल और सराउंड, वाइल meant means auctioning, that is environment is the interaction between organism and the nature। क्लियर कट है, मैंने अभी बताया आपको कि एनवायरनमेंट जो है एक रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म और नेचर के साथ में, ठीक है ना। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ, ह्यूमंस के लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट, जैसे कि होम एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऐसे चलता रहता है। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। पर हमारे पास में एनवायरनमेंट मतलब कि आसपास के वातावरण को भी हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। तो ह्यूमन के लिए तो बहुत सारे एनवायरनमेंट है। अब और दो चार एनवायरनमेंट में और बताता हूं आपको इसके साथ में क्या है। एक हो जाता है सबसे ज्यादा टेंशन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट चलते हैं, हाँ, तो ये पार्ट आ जाता है। चलिए अभी क्या है कि जैसे, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें आपको बता दिया मैंने कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स और सारे ऑर्गेनिजम्स ये आएंगे आपके, ठीक है। तो दस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं कि एक टोटल होता है जिसमें एयर, वाटर, लैंड सारे के साथ में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स के साथ में एक रिलेशनशिप होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। अब एनवायरमेंटल एलिमेंट्स क्या, एनवायरनमेंट तो मालूम हो गया। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो एनिमल हो गया, हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उसके बाद सन हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब है क्या, ठीक है। इसमें मतलब क्या कहते हैं इसको, तो कोई नाम होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये देखेंगे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होता क्या है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज देखते हैं, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे फिगर आपको देखिए, हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, नो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे के साथ में बिना इंटरेक्शन के नहीं रह सकता, क्योंकि फूड चेन फॉलो करना पड़ेगा। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है। फूड चेन होता क्या है आप जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। फूड चेन होता है, जैसे समझ लीजिए एक ये ग्रास है, ठीक है, इसको कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, इसको ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, ठीक है। तो फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाने वाला है स्नेक। अब स्नेक को कौन खाने वाला है, ईगल। ये एक फूड चेन मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी, इसमें से अगर हम मान के चलिए, इसमें से अगर मान के चलिए कि कोई भी, जैसे इसमें से सब मान के चलिए ग्रास हॉपर को हमने बता दिया तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी, है ना। फिर अब ग्रास को तो फ्रॉग खा नहीं सकता, ठीक है। अब ये खा जाएंगे इसको, ठीक है, स्नेक खा जाएगा इसको, ठीक है। अब स्नेक खा जाएगा तो ग्रास बढ़ती रहेंगी, तो ये सिस्टम अलग हो जाता है, पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही कहा गया कि एक दूसरे का, ऑर्गेनिजम्स में एक दूसरे की समर्थन जरूरी है, वरना सिस्टम बिगड़ने वाला है, ठीक है। सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ चलिए, अब ऐसा है कि
अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक फिगर हमको देखने के लिए बोला गया यहाँ पे, फिगर आपका कौन सा फिगर है यहाँ पे 1.1। चलिए देखते हैं 1.1 फिगर में क्या बताया गया हमें, उसके बाद हम इस पीडीएफ में आएंगे दोबारा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ ये देखिए फिगर 1.1 में अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा टोटल है एनवायरनमेंट ऑफ कार्प इन ए पॉन्ड। अब देखिए एक पॉन्ड में एक एनवायरनमेंट बताया गया कि ये पूरा एनवायरनमेंट से देखिए है ना, वातावरण जैसे देखिए पेड़ पौधे हैं, वाटर स्ट्राइड्स है, डक्स है, जू प्लैंकटन है, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स है, बास है, क्रेफिश है, फाइटोप्लैंक्टन है, मिनो है, ये बीटल्स है, लीचेस है, ये सारे बटरफ्लाईज, फ्लाईज, ये सारे एक साथ मिला के आपका जो है कवर अप बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक वाटर एनवायरनमेंट। अब देखेंगे वाटर एनवायरनमेंट में क्या क्या अब सारे अब एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं या फिर एक दूसरे से रिलेटेड कैसे नहीं है, वो चीज हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पीडीएफ हम छोड़ के आए थे, इसको एक बार और हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए तो ये सॉरी, हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने में, ठीक है, हाँ अब ये आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि कैन यू आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट ऑफ कार्प फिश इन द पॉन्ड। इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट सच एज, इसके एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस एंड ऑर्गेनिक मैटर आर डिसॉल्व। ठीक है, अब क्रैब फिश का जो एनवायरनमेंट है उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं देख लीजिए, सन सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स, oxygen and other gases and organic matter are dissolved. The biotic environment consists of microscopic organisms called planktons as well as aquatic plants and animals एंड डिकम्पोजर्स। अब इसमें जो हो गया बायोटिक कंपोनेंट में आपके क्या है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लैंक्टन्स हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गया, ठीक है, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं जो प्लांट्स, ठीक है, वो एक्वाटिक प्लांट्स बोला जाता है। तो वो आपका ये क्या है कि आपका बायोटिक फैक्टर्स है, और जो भी ऑक्सीजन हो गया, लाइट, टेम्परेचर हो गया, वो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्रैब फिश के लिए। ठीक है, द प्लांट्स आर डिफरेंट काइंड सच एज फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड, कुछ प्लांट्स अलग अलग होते हैं, कुछ फ्लोटिंग होते हैं, कुछ सबमर्ज होते हैं, कुछ पार्टली सबमर्ज होते हैं, पार्टली मींस आधा आधा। एंड ट्रीज ग्रोइंग अराउंड द एज ऑफ द पॉन्ड, उसके बाद जो भी ट्रीज होते हैं पॉन्ड के अगल बगल में। द एनिमल कॉन्सिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, वर्म्स, मोलस्क्स, टैडपोल्स, फ्रॉग, बर्ड्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस। द डिकम्पोजर्स आर द सैप्रोट्रॉप्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब डिकम्पोजर क्या है कि सैप्रोट्रॉप्स है, ठीक है, अब डिकम्पोजर क्या है, सैप्रोट्रॉप्स है, हाँ डिकम्पोजर्स क्या है, सैप्रोट्रॉप्स है लाइक बैक्टीरिया और फंजाई। अब देखिए एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे ये अगर आप जाते हैं यहाँ पे, आपने कभी देखा होगा, जैसे ये समझ लीजिए एक आपका यहाँ पे पॉन्ड है, ये आपका एक मान के चलिए, सॉरी, हाँ ये मान के चलिए आपका पॉन्ड है एक, ठीक है। पॉन्ड में आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ आपको मिलते हैं देखने के लिए, एक कुछ फूल है, जैसे ऐसे ये समझ लीजिए अंदर अंदर पानी के अंदर अंदर है, और ऊपर की जो फूल की उसकी कलर है ना, ऐसे 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 मिलेगी आपको पानी में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कलर में मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे टाइप के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इतना सा हम लोग को समझ में शायद आ गया है, ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते क्या है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। और हाँ अब ये पिक्चर के साथ में एक चीज और देख लेते हैं। टिल you might have realized that environment is not static। अब environment static नहीं है, मतलब चेंज होते रहता है। The biotic and abiotic factors are in flux and keep changing continuously। biotic और abiotic factors है ना, सबके लिए चेंज होते रहता है, ठीक है ना। The organisms can tolerate changes in environment within a certain range called range of tolerance। अब देखिए हमेशा तो चेंज नहीं करेगा ना, कोई भी आदमी कोई भी चेंज करता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, तो वो आदमी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि चेंज तो करता है, टॉलरेट तो करता है एनवायरनमेंट के साथ, पर एक रेंज होता है कि हमेशा ही टॉलरेट करेगा, हमेशा ही झेल लेगा, ऐसा नहीं है। अब गर्मी, जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, हम 40 डिग्री, ठीक है, मैक्स, जस्ट ए मिनट, हाँ तो देखिए, हाँ तो देखिए कि ये जो है हम 40 डिग्री तक आदमी सह लेगा, 40 डिग्री तक आदमी गर्मी सह लेता है। इसके ऊपर अगर 60-70 डिग्री चला जाए टॉलरेंस, तो इनटॉलरेंस है, ये टॉलरेबल नहीं है, ठीक है। तो एक रेंज होता है, तो उसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, उसी रेंज को हम बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से। और
हाँ, तो ये समझ में आपको आ गया होगा रेंज ऑफ टॉलरेंस। चलिए अब तो देखते हैं, इसके बाद में देखेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है 1.3 में, जो कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं आपके एनवायरनमेंट के लिए, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट क्या मतलब, एनवायरनमेंट में होता क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग अगले पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज और पार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप देखते भी नहीं है, ठीक है। तो देखते नहीं है मतलब कि आप थोड़ा टाइम कम देते हैं, इसकी जगह आप रील्स बहुत देख लेते हैं, तो ठीक है, थोड़ा ठुमका उमका कम देखा कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आप ये रील्स का सिस्टम नहीं लिख सकते ना एग्जाम में जाके, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये भी आपको कम लगे तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, अपना यूट्यूब में सेटिंग में जाके फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है तो प्लीज, और अगर आप चैनल में नए हैं तो यार प्लीज, अगर आप देखते भी तो एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने में यार कुछ नहीं जाएगा, मेरे को इससे मोटिवेशन मिल जाती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना है, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और आप कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले लेक्चर के साथ। होप दैट आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएं और अच्छे से रहे। थैंक यू, जय हिंद।